हेलो स्टूडेंट्स, कैसा चल रहा है। आशा है कि आप सभी शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक होंगे। इंग्लिश नूक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सरोजिनी नायडू की जो बैंगल सेलर्स कविता को व्याख्या करने जा रहे हैं। अब आप सभी लोग जानते हैं कि यह महिला कौन थी। सरोजिनी नायडू एक भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता थी और एक कवि भी थी और नागरिक अधिकारों की वक्ता भी थी। उन्होंने महिलाओं की आज़ादी के लिए काम किया। अपनी गीत कविता के लिए वो बहुत प्रसिद्ध थी। ये कविता भी कोई साधारण कविता नहीं है, ये एक गीत कविता का बेहतरीन उदाहरण है। यही कारण है कि उन्हें महात्मा गांधी द्वारा भारत का किला यानी कि द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता था। उनकी कविताएं बहुत ही खूबसूरत रंगीन दिखती है। जहाँ तक द बैंगल सेलर्स का संबंध है, महिलाओं के जीवन के विभिन्न पड़ाव के लिए रंगों का उपयोग इस कविता का मुख्य तथ्य है। इस कविता को उनकी एक कविता के साथ पैरेलल पढ़ा जा सकता है, वो है इन द बाज़ार्स ऑफ हैदराबाद। तो शीर्षक से आप नारी जीवन से जुड़ी हुई चूड़ी बेचने वाले और चूड़ियों की भूमिका के बारे में जान सकते हैं। शहर से लेकर ग्रामीण जीवन तक महिलाएं इन्हें मोह के कारण पहनना पसंद करती है। हालांकि अब इस आधुनिक समय में महिला वर्ग में चूड़ियों के प्रति उतना लगाव नहीं देखी जाती है। एक समय था जब भारतीय समाज में महिलाओं को ज़्यादा एक्सपोज नहीं किया जाता था, उनके कामों को ज़्यादा अप्रिशिएट भी नहीं की गई। नायडू का इरादा उस मिथ को तोड़ना था, इसलिए उन्होंने महिलाओं की कहानी बताने के लिए एक पुरुष चूड़ी विक्रेता का इस्तेमाल किया। ये भी सच है कि जो दुकानदार महिलाओं की वस्त्र या आभूषण बेचते हैं, वो महिलाओं की मनोविज्ञान को अच्छी तरह समझती भी है, अपनी घरों की पुरुष सदस्यों से अगर तुलना की जाए तो। ये कविता नारी जीवन का 3 विभिन्न महत्वपूर्ण चरणों पर प्रकाश डालती है। एक शादी से पहले, जो कि कुंवारी जीवन से संबंधित है। अगला विवाह के दौरान, इसका मतलब है कि वो जब चरम युवावस्था पे पहुँचती है। और अंतिम चरण है विवाह के बाद, खासकर जब संतान की परवरिश करते हैं और घर की काम अपने पति के साथ मजबूती से खड़े रह के करते हैं। तो आइए हम इस कविता को पढ़ते हैं और लेखक का मूल इरादे का समझने की कोशिश करते हैं। तो पोएम शुरू होता है ऐसे: द बैंगल सेलर्स आर वी हु बेयर आवर शाइनिंग लोड्स टू द टेम्पल फेयर। ऐसा लगता है कि सरोजिनी नायडू प्रवक्ता नहीं है, बल्कि चूड़ी बेचने वालों का प्रवक्ता, एक चूड़ी बेचने वालों को प्रवक्ता बनाया है। और यहाँ इस कविता में विक्रेताओं की प्रतिनिधि दूसरे विक्रेताओं को ऑन बिहाफ में बातें कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो चूड़ियों का भार वहन करते हैं और मेले के मैदान पे जाते हैं, खासकर मंदिर के मेले में, जहाँ वो बेचने के लिए जाते हैं। वो चूड़ियों का भार क्यों कहता है? इसका मतलब है कि वो मेले में कम मात्रा में चूड़ियाँ नहीं ले जाते हैं, वो मेले में बहुत सारी चूड़ियाँ या बड़ी संख्या में चूड़ियाँ लेके जाते हैं, मतलब विभिन्न प्रकार की चूड़ियाँ लेके जाते हैं। फिर वो पूछते हैं, हु विल बाय दिस डेलिकेट ब्राइट रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट, lustrous token of radiant lives for happy daughters and happy wives। अब वो तीसरी और चौथी पंक्ति में एक प्रश्न पूछता है और 5वीं और 6ठी पंक्ति में अपने व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से उत्तर भी देता है। वक्ता ने उल्लेख किया है कि उनकी चूड़ियाँ चमकदार, नाजुक और इंद्रधनुष रंग का है और सफ़ेद रंग का मिश्रण भी है उसमें। वो अपनी चूड़ियों की क्वालिटी और महिला जीवन की क्वालिटी को दर्शाने के लिए विशेषण का उपयोग करता है। उन्होंने ये भी उल्लेख किया है कि चूड़ियाँ उज्ज्वल जीवन का प्रतीक है। अब ये उज्ज्वल जीवन क्या इंगित करता है? वो इंगित करता है कि महिलाएं पुरुष की तुलना में
रंगीन जीवन जीती है। ये चूड़ियाँ केवल खुश बेटियाँ और खुश पत्नियों के लिए खरीदा जाता है। नायडू खुश विशेषण का प्रयोग क्यों करते हैं? कोई भी व्यक्ति आभूषण का प्रयोग दुख या चिंतित भाव में नहीं करता। चूड़ियाँ और कुछ नहीं बल्कि कांच से बनी हुई आभूषण है और महिलाएं द्वारा खुश अवस्था में पहनी जाती है। अब कविता के दूसरे श्लोक में वक्ता ने चूड़ियों के पहली वैरायटी का उल्लेख करते हैं जो विशेष रूप से अविवाहित महिलाओं के लिए आरक्षित है। वो कहते हैं, Some are made for a maiden's wrist, silver, blue and the mountain mist. Some are flushed like the buds that dream on the tranquil brow of a woodland stream. Some are aglow with the bloom that cleaves to the limpid glory of newborn leaves. अविवाहित महिलाओं को कौन सी रंग इस उम्र में पसंद होती है? उन्हें चांदी, नीली धुंध, लाल और गुलाबी रंगों की चूड़ियाँ पसंद है, जिनकी तुलना उस सपने में डूबी हुई कलियों से भी की जाती है जो वन में बहती हुई नदी के किनारे में पाए जाते हैं। कुछ चूड़ियाँ तो नई पत्तों की तरह हरे रंग के साथ चमक रही है। नए पत्ते का बढ़ना पेड़ की उर्वरता का संकेत देता है। ये एक नारी की उर्वर शरीर को भी दर्शाता है। ये जीवन का स्पष्ट और परम विजय है। हमारा समाज उन नारियों को सवाल करता है जो कि बांझापन से पीड़ित है। Some are like fields of sunlit corn, meet for a bride on her bridal morn. Some like the flame of her marriage fire, or rich with the hue of her heart's desire, twinkling, luminous, tender and clear, like her bridal laughter and bridal tear. कविता का तीसरा श्लोक चूड़ियों का दूसरा सेक्शन को एक्सप्लेन करता है। ये उन लोगों के लिए आरक्षित है जिनके जल्द ही शादी होने वाली है। ये चूड़ियाँ पीले रंग की होती है। अगर हम पके हुए गेहूँ और धान से भरे खेत को देखें तो खेत धूप में पीला दिखाई देता है। ये नज़ारे बताती हैं कि फसल कटने का समय आ गया है और चल रही पीढ़ियों को बचाने के लिए इस फसल को घर ले जाना जरूरी भी है। इस फसलों की तरह सटीक उम्र में सटीक समय में लड़कियों का विवाह भी किया जाना चाहिए ताकि मानव पीढ़ियों को बचाया जा सके और उनको ससुराल भेजा जाना चाहिए। यहाँ पे पीला रंग का एप्लीकेशन मिलता है क्योंकि पीला रंग नारियों पर सूट भी करता है। हिंदू मान्यता के अनुसार शादी से ठीक पहले दुल्हन को हल्दी का लेप लगाया जाता है ताकि उनकी त्वचा में चमक आ सके। यह हमारा संस्कार भी है। पीले रंग के चूड़ियाँ समरूप आभूषण भी है, जैसे हल्दी का लेप है। कुछ चूड़ियाँ आग की तरह फ्लेम कलर की है। विवाह के समय दूल्हा और दुल्हन दोनों जलती हुई आग के चारों ओर घूमते हैं और पंडित जी द्वारा मंत्र का उच्चारण किया जाता है। कुछ चूड़ियाँ रंगों में समृद्ध भी होता है। दुल्हन उन्हें सबसे ज़्यादा चाहती है। वो चूड़ियाँ चमकदार, स्पष्ट और कोमल होती है। यहाँ चमकदार का अर्थ है प्रकाश देना। वो चूड़ियाँ सितारों की तरह टिमटिमाती है। वो चूड़ियाँ कामुक हंसी के साथ हंसती भी है। वो चूड़ियाँ आंसुओं की तरह साफ भी है। आंसू की ये बूंदें बहुत ही सिंबॉलिक है। एक तरफ दुल्हन खुश है कि वो अपने पति के साथ आने वाले वैवाहिक जीवन का आनंद लेने जा रही है। दूसरे ओर वो अपनी माता पिता के लिए दुखी महसूस करती है कि जिन्होंने उसे पाला और उसे अब उनके साथ रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। The fourth stanza says, Some are purple and gold-flecked grey, for she who has journeyed through life midway, whose hands have cherished, whose love has blessed, and cradled fair sons on her faithful breast, and serves her household in fruitful pride, and worships the gods at her husband's side.
चौथा और अंतिम सेक्शन की चूड़ियाँ मध्यम आयु वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित है। ये चूड़ियाँ बैंगनी और सुनहरी रंग की होती है। आधी उम्र पार कर चुकी महिलाएं ऐसे चूड़ियाँ पहनना बहुत पसंद करते हैं। और उन्होंने कैसे व्यतीत किया आधी जीवन? उन्होंने अपनी रोते हुए पुत्रों को हाथ में लेके झूला झुलाया और फिर शांत किया। उन्होंने अपने पुत्रों को सीने से लगा के रखा, जो कि सबसे सुरक्षित स्थान है। अधेड़ उम्र की महिलाएं ऐसी हाथों से गर्व के साथ अपनी घर की सेवा भी करते हैं। फ्रूटफुल प्राइड का अर्थ है कि घर के सभी काम कुशलता से करती है और उन्हें उस पर गर्व होता है। वो देवताओं की भी पूजा करती है और अपने पति को पूजा में शामिल भी करती है। ऐसा नहीं है कि मजबूरी में पति दैवीय समारोह में शामिल होते हैं। वो केवल आपस में स्नेह और बंधन के कारण उपस्थित होते हैं। ये लाइंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही भारतीय संस्कृति की सच्ची छवि भी है। आपसी सम्मान, ये जो चीज़ है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक गौर करने वाली बातें हैं। जबकि भारतीय तत्कालीन समाज जो थी वो पितृतांत्रिक भावनाएं की मान्यता से चलता था। अगर मुझसे पूछा जाए कि आप कैसे कह सकते हैं कि तब का समाज पितृतांत्रिक था, इस श्लोक में उन्होंने इसका टिप्पणी भी की है। यदि आप अंतिम श्लोक की चौथी पंक्ति को देखें तो आपको क्रेडल्ड फेयर सन्स एक फ्रेज़ मिलेगा। ये फ्रेज़ क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि माताएं अपनी अच्छे दिखने वाली पुत्रों को झुलाती है, ना कि बेटियों को झुलाती है। ये दिखाती है कि कैसे समकालीन समाज में पुरुष बच्चों का स्वागत और प्रत्याशित किया जाता था। तो स्टूडेंट्स, ये है कविता का पूरी व्याख्या। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि ये कविता महिला जीवन के 3 अलग अलग चरणों को दर्शाता है और सभी चरण इम्पोर्टेंट और रंगीन भी है। विभिन्न रंगों और विशेषण का उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय भी है। तो आज के लिए इतना ही। आशा है कि आप सभी ने इसका भरपूर आनंद उठाया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आप चाहे तो नोटिफिकेशन बेल को भी दबा सकते हैं, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब नया वीडियो आए तो। धन्यवाद। हैव अ गुड डे।